तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और हम बात करने जा रहे हैं एमपी पटवारी 2023 का जो प्रथम पाली का जो पेपर है जिसमें सामान्य हिंदी, उस पे कुछ सवाल जो कि संधि और समास के हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो देखेंगे पहला सवाल है कि यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, चार विकल्प है, गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, यण संधि। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अधोसुख, सज्जन, वाग्चाल, महोदधि। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, महोदधि। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पवित्र का सही संधि विच्छेद है? पवधन इत्र, पवह धन इत्र, पवधन इत्र, पोधन इत्र। बताना है इनमें से कौन सा सही विकल्प है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, पोधन इत्र। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद है? मनो धन योग, मनः धन योग, मनः धन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, मनः धन योग। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है? प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन अक, प्रतिधन एक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, प्रतिधन एक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है गिरीश का सही संधि विच्छेद है? गिरि धन इस, गिरि धन ईस, गिर धन ईस या फिर गिरधन ईस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर, गिरिधन ईस। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो नायक का जो संधि विच्छेद होगा नेधन अक होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अयादि संधि। और अगला सवाल है कि चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, गुण संधि, चंद्रधन उदय। और अगला सवाल है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, विसर्ग संधि। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथैव, तथापि, तदाकार, तदोपरांत। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, तदाकार। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि, यण या फिर दीर्घ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यण संधि। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 7। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, स्वर संधि के 5 भेद हैं। और अगला सवाल है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? वागीश, दिगंबर, रत्नाकर या फिर दुष्कर्म। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा तो सही विकल्प हो जाएगा सी, रत्नाकर। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ई प्लस अ या फिर ई प्लस उ या फिर ई प्लस ए या बड़ी ई प्लस आ। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, ई प्लस आ वर्णों की संधि हुई है। और अगला सवाल है कि घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है? घुड़ प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, घोड़ा प्लस दौड़। अगला सवाल है कि महोदय का सही संधि विच्छेद है? महोधनदय, महाधन उदय, महान धन उदय या फिर महाधन उदय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, महाधन उदय। और अगला सवाल है कि तन्मय का सही संधि विच्छेद है?
तन धनमय, तम धन अय, तत धनमय या फिर तन धन अमय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, तत धन मय। और अगला सवाल है कि उद्धरण का सही संधि विच्छेद है उत धन धरण, उत धन अण, उत धन हरण या फिर उद्ध धन रण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, उत धन हरण। और अगला सवाल है कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेज धन ओमय, तेजह धन अमय, तेजह धन मय या फिर तेजो धन मय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, तेजह धन मय। और अगला सवाल है कि राकेश का सही संधि विच्छेद है राके धन स, राक धन ईस या फिर राका धन ईस या फिर राका धन ईस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प, राका धन ईस। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विसर्ग संधि। और क्वेश्चन नंबर अगला है कि निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, विसर्ग संधि। और अगला सवाल है कि वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है वात धन अनुकूल, वात धन अनुकूल, वाता धन अनुकूल या फिर वाता धन अनुकूल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, वात धन अनुकूल। और अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है ब्रह्म धन अस्त्र, ब्रह्मा धन अस्त्र, ब्रह्म धन अस्त्र या फिर ब्रह्म धन अस्त्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा असल में जो इसका ए और सी है दोनों एक ही हो गया है। तो इसका सही विकल्प ए या सी दोनों में से दोनों ही हैं, ठीक है। और अगला सवाल है कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उच्च धन श्वास, उत धन श्वास, उद धन श्वास या फिर उच्च धन वास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर, उत धन श्वास। और अगला सवाल है कि प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है प्रधन त्युत्तर, प्रतिधन उत्तर या फिर प्रतिधन युत्तर या प्रत्युधन उत्तर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, प्रतिधन उत्तर। अगला सवाल है कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद है नमः, नम धन स्ते, नम धन स्ते, नमः धन स्ते या फिर नमः धन ते। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, नमः धन ते, विसर्ग संधि है ये। अगला सवाल है संतोष का सही संधि विच्छेद है सम धन तोष या फिर सम धन तोष, सह धन तोष या फिर सन धन तोष। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, सम धन तोष, ठीक है। यहाँ पे मौ आधा मौ है। और अगला सवाल है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत धन जबल, उत धन ज्वल, उत धन जल या फिर उत धन ज्वल। तो सही विकल्प इसका बी हो जाएगा उत धन ज्वल। और क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है विश्व धन मित्र या फिर विश्वधन मित्र या विश्व धन मित्र या विश्वधन अमित्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, विश्वधन अमित्र, विश्वामित्र। और अगला सवाल है संगम का सही संधि विच्छेद है सम धन गम या फिर सम धन गम। और सी है स अंग संग धन गम या फिर सन धन गम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, बी विकल्प, सम धन गम, जिसमें म आधा म है, ठीक है। और अगला सवाल है कि स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा असल में सुधन आगतम होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा यण संधि, यण स्वर संधि। और अगला सवाल है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो ये स्वर संधि है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, भानु धन उदय। यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा हो रही, सही विकल्प इसका बी हो जाएगा वृद्धि संधि। और अगला सवाल है कि हरीशचंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, हरि धन
चंद्र। तो सही विकल्प सी हो जाएगा, विसर्ग संधि। और अगला सवाल है कि उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा व्यंजन संधि, उद्दन चारण। और अगला सवाल है कि उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल धन लेख, उत धन लेख, उल धन लेख या फिर उधन आलेख। तो सही विकल्प इसका बी हो जाएगा, उत धन लेख। और अगला सवाल है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्यधन आचार या फिर अतिधन चार, या अत्याधन चार या अतिधन आचार। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, अतिधन आचार बराबर अत्याचार। और ये स्वर संधि है। और अगला सवाल है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिग्धन अंबर, दिक्धन अंबर या फिर दिग्धन अंबर या दिक्धन अंबर। तो ध्यान दीजिएगा, जो चौथा दिक्धन अंबर है यहाँ पे पूरा का है, जबकि जो बी है दिग्धन अंबर ये आधा का है। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी, दिक्धन अंबर। और अगला सवाल बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है। उतधन डयनम, उतधन डयनम या फिर उद्धन डयनम या उड्डधन डयनम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, उतधन डयनम। और नेक्स्ट सवाल है कि निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा विसर्ग संधि, निधन विकार। और अगला सवाल है कि सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगला सवाल है कि श्रावण का सही संधि विच्छेद है। श्रौधन अण, श्रावधन अण या फिर श्रावधन अण या श्रौधन अण अन। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका डी, श्रौधन अण। और अगला सवाल है कि काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। काव्यधन उर्मी, काव्यधन उर्मी या कविधन उर्मी या काधन व्योर्मी। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी, काव्यधन उर्मी। अगला सवाल है कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्यधन ग्रह या फिर सत्यधन आग्रह। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, सत्यधन आग्रह। और इससे पहले ही सवाल था अभी कुछ देर पहले कि सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दीर्घ संधि है ये यहाँ पे सत्यधन आग्रह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। निधन उत्तर, निधन उत्तर, उतर, निर्धन उत्तर या फिर निधन उत्तर। तो ये ध्यान देना है आपको, मतलब कुछ इसी तरह से लिखा रहता है जो सेम सेम हो, पर मात्रात्मक त्रुटि जानबूझ के दी जाती है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सवाल का जो सही विकल्प होगा इसका वो होगा निधन उत्तर, क्योंकि विसर्ग संधि है, सही है, लेकिन ऊपर भी तो ध्यान दीजिएगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, निधन उत्तर। और आगे बढ़ते हैं, मनः धन भाव क्या होगा, तो मनोभाव होगा। तो कहाँ पे है जी, इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, और अगला है कि निधन विकार, तो निर्विकार। तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प बी है, सही विकल्प बी हो जाएगा। और अगला है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। सज धन जन, सत धन जन, सज्ज धन न या फिर सधन जजन। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी, सत धन जन। और आगे बढ़ते हैं, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान धन उदय, तो ये गुण स्वर संधि है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए, स्वर संधि। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। तो इसी में अगला प्रश्न है कि निराधार में प्रयुक्त संधि क्या है, या कौन सा संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निराधार का संधि विच्छेद करिए, निधन आधार। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, विसर्ग संधि। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। अतएव, नरेंद्र, सज्जन या फिर सदैव। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, अतएव। अतः धन एव हो जाएगा इसका, और नरेंद्र का नरधन इंद्र हो जाएगा, सज्जन का सतधन जन और सदैव का सदाधन ऐव। अब आगे चलते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। सप्तर्षि,
निराधार, सत्कार या फिर हिमालय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सत्कार। ठीक है, सद्धनकार। और अगला सवाल है कि अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो गुण है ना, तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी, गुण स्वर संधि के भेद को व्यक्त करता है। और अगला सवाल है सत धन चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो ये पता हो ही जाना चाहिए आपको, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। और अगला सवाल है कि अधः धन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो भैया ये भी पता होना चाहिए आपको, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। और अगला क्वेश्चन है कि उतदन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उतार, आहार, उदार या फिर उद्धार। तो सही विकल्प इसका डी हो जाएगा, उद्धार होगा। और बेहतरीन सवाल है कि दृगंचल का सही संधि विच्छेद है? दृग धन अंचल, दृंग धन अंचल, दृक धन अंचल या फिर दृग धन चल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, दृक धन अंचल। और ये व्यंजन संधि है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्या धन वर्ण, बी है परिधन आवरण, सी है परिधि धन आवरण और डी है परिधि धन आवरण। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, परिधन आवरण। ठीक है, अगला सवाल है कि पवन का संधि विच्छेद क्या है? पधन अवन, पधन वन, पोधन अन या फिर पौधन अन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पोधन अन। और अगला सवाल है कि यथार्थ में कौन सी संधि लगती है? दीर्घ, यण, गुण या फिर वृद्धि। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, दीर्घ स्वर संधि लगती है यथा धन अर्थ। तो आ प्लस अ मिलके बड़ा आ बनाते हैं यहाँ पे, सही विकल्प ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि महोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण या फिर वृद्धि। तो महाधन उदय, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे गुण, ई का या उ का व नहीं, अ का ए हो जा रहा है, उ का सॉरी, और अ का ए और उ का ओ हो जा रहा है। तो यहाँ पे गुण स्वर संधि है, तो सही विकल्प हो जाएगा महोदय में गुण स्वर संधि है। और मतैक्य में कौन सी संधि है? तो मतैक्य में है दीर्घ, यण या फिर गुण या फिर वृद्धि। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, वृद्धि स्वर संधि। अब बात कर लेते हैं हम समास का। ठीक है, तो समास का थोड़ी सी बात करें तो क्या है कि ये दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जबकि संधि का ऐसा था कि दो या दो से अधिक नहीं, दो या दो से अधिक वर्णों में जो कि मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है। जबकि समास में दो शब्द जुड़कर एक नया तीसरा शब्द बनाते हैं, समास कहलाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं: अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। तो एक एक लाइन में इनका विशेषता बता दूं कि जो अवयवी भाव समास होता है तो इसमें पहला पद होता है अव्यय होता है, जो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि से शुरू हो सकता है। और इसमें अवयवी भाव में पहला पद ही प्रदान होता है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, एक्सेट्रा। ठीक है, तत्पुरुष समास की अगर हम बात कर लें तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं उसका लोप हो जाता है। जैसे राजकुमार, धर्म ग्रंथ, रचनाकार, रचनाकार यानी कि रचना को करने वाला, और गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो इसका जो बीच का जो योजक चिन्ह होता है, सॉरी कारक चिन्ह, उसका लोप हो जाता है। और कर्मधारय समास की अगर हम बात करें तो इसमें कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों ही पद में उपमान, उपमेय या फिर विशेषण विशेष का संबंध होता है। और जब समास विग्रह किया जाता है कर्मधारय समास के बीच का, तो दोनों के बीच में जो
संबंध जो होता है जो या फिर के समान आदि आते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें इसकी कर्मधारय समास की, तो हो गया कनकलता, प्राणपी। तो जैसे प्राणपी में प्राणों के समान प्रिय हो गया, और कनकलता कनक की सी लता, इस टाइप का भी कर्मधारय समास हो गया। और द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, आप समझ लो कि द्विगु समास है, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। जैसे सप्त सिंधु, त्रिलोक, चौराहा, नवरात्रि, पंचमढ़ी, सप्ताह, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। और सॉरी, द्विगु समास के उदाहरण हैं। और द्वंद्व समास की बात कर लें तो द्वंद्व यानी कि जहाँ पर झगड़ा हो, यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो। और जैसे माता पिता, अब यहाँ पे क्या है, दोनों पद प्रधान है, और इनको जब विग्रह करेंगे तो इनके बीच में और लग जाता है, या फिर या लगेगा या अथवा लगेगा, और एवं लगता है, जैसे माता और पिता, दिन रात, दिन या रात। तो ये सब द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो। और इसके बाद आता है जो बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि जब इसका समास विग्रह किया जाता है तो किसी तीसरे पक्ष की ओर इशारा करता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, तो गणेश भगवान, तो ये है इसका। ठीक है, अब इसके सवालों को हम देख लें, जो समाज से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो उसकी अगर हम बात करें तो हमारा पहला सवाल है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अवयव कहते हैं, या छंद कहते हैं? तो भैया हम लोग समास के बारे में पढ़ रहे हैं। और समास में क्या है, जैसे पहले ही आपको परिभाषा बताया, तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा बी, समास। और दूसरा सवाल है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या फिर विच्छेद? तो सही इसका विकल्प होगा ए, संक्षेप। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है? ग्राहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, प्रतिदिन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, कर्मधारय होता है ये। तो सही विकल्प बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। और क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणि, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, या माता पिता? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, नीलोत्पलम। और क्वेश्चन नंबर 6वां है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, या बहुब्रीहि? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, बहुब्रीहि। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, या कर्मधारय? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बहुब्रीहि। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, या फिर द्वंद्व? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद प्रधान हैं। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि देशांतर में कौन सा समास है? बहुब्रीहु, द्विगु, तत्पुरुष, या फिर कर्मधारय? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, तत्पुरुष। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहु, द्विगु, या फिर द्वंद्व? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, कर्मधारय। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, या फिर बहुब्रीहि? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, या फिर पुरुष सिंह? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, पंचानन, क्योंकि इससे किसी तीसरे व्यक्ति का बोध होता है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि निशाचर में कौन सा समास है? अवयवी भाव, कर्मधारय, नंज, या फिर बहुब्रीहि? तो नंज समाज का थोड़ी सी बता दूं, नंज समाज का, कि ऐसे शब्द जो नकारात्मक जिनकी अभिव्यक्ति होती है, नंज समास कहलाते हैं। तो
यहाँ पे सवाल है कि निशाचर में कौन सा समास है, अवयवी भाव है, कर्मधारय है, या नंज है, या बहुब्रीहि है। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका डी, बहुब्रीहि समास। और क्वेश्चन नंबर 14 है, चौराहा में कौन सा समास है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास। संख्यावाचक है तो सही विकल्प इसका डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि दसमुख में कौन सा समास है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वो हो जाता है कि दसमुख, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि इसका जो जब आप समास विच्छेद करेंगे तो 10 है मुख जिसके हो जाता है, तो इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी होगा। तो थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि सुपुरुष में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अवयवी भाव, कर्मधारय, या फिर द्वंद्व। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कर्मधारय। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, या फिर तत्पुरुष। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका सी, कर्मधारय समास। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए, आजीवन, भूदान, सप्ताह, या फिर पुरुष सिंह। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, सप्ताह। ठीक है। अगला सवाल है कि किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, या फिर बहुब्रीहि। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि किसमें सही समासिक पद है, पुरुष धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी, या फिर मंत्री परिषद। तो यहाँ पे सही विकल्प है बी, दिवारात्रि। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, अन्वय, दिन रात, चतुरानन, या त्रिभुवन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, त्रिभुवन। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी। और ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास का जो उदाहरण होता है लगभग, उसके बीच में एक योजक चिन्ह जोड़ दिया जाता है, जैसे रुपया पैसा के बीच में लगा हुआ है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, 22 का। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, या यथा जो शक्ति। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, शक्ति के अनुसार। और क्वेश्चन नंबर 24, पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो यहाँ पे कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, या बहुब्रीहि। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, द्वंद्व समास है। ठीक है। और लंबोदर में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, या बहुब्रीहि। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, बहुब्रीहि, जो पहले आपको एग्जाम्पल दिया था। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि देश प्रेम में कौन सा समास है, अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, या फिर बहुब्रीहि। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, तत्पुरुष, क्योंकि देश के लिए प्रेम। यहाँ पे योजक जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जा रहा है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, तत्पुरुष। और क्वेश्चन नंबर 27, परमेश्वर में कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, या फिर अवयवी भाव। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पे किसी तीसरे पद का के बारे में कहा जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 28 है, अनायास में कौन सा समास है, नंज, द्वंद्व, द्विगु, या फिर अवयवी भाव। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, नंज समास। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, या फिर द्विगु। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा तत्पुरुष। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि नवग्रह में कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, या फिर कर्मधारय। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, संख्यावाचक है तो द्विगु हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, या फिर
द्विगु, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि कन्यादान में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी तत्पुरुष समास। और 33 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 33 है कि साग पात में कौन सा समास है, अवयवी भाव, द्विगु, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो सही विकल्प हो जाएगा डी द्वंद्व, क्योंकि साग और पात, ठीक है, दोनों यहाँ पे। और अगला सवाल है 34वां कि नीलकमल में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो सही विकल्प हो जाएगा सी कर्मधारय। और 35वां है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी बहुब्रीहि। ध्यान दीजिएगा, ये अगला भी आगे भी एक ऐसा हुआ था जो और आगे चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन है कि भाई बहन में कौन सा समास है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए द्वंद्व, क्योंकि भाई और बहन। और क्वेश्चन नंबर 37वां है कि वनवास में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। तो सही विकल्प हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। और क्वेश्चन नंबर 38 है कि पंचवटी में कौन सा समास है, नंज, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो यहाँ पे क्योंकि द्विगु समास नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और नॉर्मली जो पंचवटी है बहुब्रीहि और द्विगु दोनों समास में शामिल है। और क्वेश्चन नंबर 39 है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो सही विकल्प हो जाएगा ए बहुब्रीहि, क्योंकि ये तीसरे पद को दर्शा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि नरोत्तम में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अवयवी भाव या फिर द्वंद्व। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये था एमपी पटवारी के लिए हिंदी विषय पर हमारे तरफ से संधि और समास पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर। अगले वीडियो में हम हिंदी विषय पर ही जो कुछ लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं और जो अशुद्ध हिंदी के शब्द हैं उनका शुद्ध रूप ये भी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अच्छा लगता हो तो। धन्यवाद।